हेलो स्टूडेंट, सचिन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टेरेसिस, मतलब कि हिस्टेरेसिस लूप। हमने हिस्टेरेसिस लूप के बारे में पढ़ना है। तो हमने पहले अपने मैग्नेटिक मेटल्स के बारे में पढ़ा। हमारे मैग्नेटिक मेटल्स कौन कौन से होते हैं? डायामैग्नेटिक मेटल्स, पैरामैग्नेटिक मेटल्स और फेरोमैग्नेटिक मेटल्स। जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मेटल्स होते हैं वो हिस्टेरेसिस लूप शो करते हैं। ओनली फेरोमैग्नेटिक मेटल्स हिस्टेरेसिस लूप शो करेंगे, ना कि डाया और पैरा। तो जो हमारे हम क्या लेंगे, इसमें अपने फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल लेंगे, उनको मैग्नेटाइज करेंगे तो उनकी देखेंगे वो मैग्नेटाइज कैसे होते हैं, डीमैग्नेटाइज कैसे होते हैं। और हम अपने जो फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल है उनको ऐसी फील्ड में रखेंगे, मतलब जो इसको मैग्नेटाइज करेगी, तो मैग्नेटाइज फील्ड हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो, नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो। मतलब उसको हम डीमैग्नेटाइज करके उसको नेगेटिव डायरेक्शन में भी मैग्नेटाइज कर। डीमैग्नेटाइज का मतलब क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन। तो हम ऐसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लेंगे जो हमारे सब्सटेंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करेगी और नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा मेन यही है कि हिस्टेरेसिस लूप हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, वो ही हमारे हिस्टेरेसिस लूप शो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे, उसको मैग्नेटाइज फील्ड में रखेंगे। तो देखेंगे वो कितने मैग्नेटाइज फील्ड दे तब वो मैग्नेटाइज होता है, कब वो डीमैग्नेटाइज होता है, ये देखेंगे। तो इसका ये सब देखना ही, मतलब कब वो मैग्नेटाइज हो रहा है, कब डीमैग्नेटाइज, इन सबकी वैल्यू से हम एक ग्राफ बनाएंगे। वो हमारी क्या होगी? कि हिस्टेरेसिस लूप होगी। तो हिस्टेरेसिस लूप किसकी होती है? हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हिस्टेरेसिस लूप में क्या होंगे? हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। तो हमारी हिस्टेरेसिस लूप क्या होती है? यह भी मैंने बताया कि हम अपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज फील्ड में रख रहे हैं। तो सब इनिशियली दोनों जीरो होंगे। हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और जो अप्लाइड फील्ड है, दोनों क्या करेंगे? जीरो लेंगे। फिर हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा, सैचुरेशन पॉइंट। फिर वापस से हम उसको डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करेंगे। तो तब भी हमारा क्या होता है? जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, वो तो जीरो हो जाएगी, लेकिन जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारी जीरो नहीं होती। और फिर क्या करेंगे? उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे जो मैग्नेटाइजर फील्ड है उसको नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तब हमारी क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगी। ऐसे ही ये पूरी जो साइकिल है, इसको ही हम हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। कैसे आती है ये हमारी हिस्टेरेसिस लूप? क्या लेंगे हम? अलोंग एक्स एक्सिस हमारी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं, क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो हमारी इधर आएगी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब आई, जो हमारा मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वाई एक्सिस पे। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब जो हमारा मैग्नेट अप्लाई, बाहर से हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या है वो हम इधर लेंगे एच। तो ये क्या होगा? हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और जो हमारी अप्लाइड फील्ड है उनके बीच में हमने ग्राफ देखना है। तो ये हो गया हमारा। तो क्या होता है? हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे, ये ओरिजिन है। तो क्या होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में? हम क्या करेंगे उसमें? इनिशियली क्या है? हमारी जो अप्लाइड फील्ड है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जब हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी तो हमारा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता, मतलब कि उसमें कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होता। तो इनिशियली दोनों क्या होते हैं? हमारे जीरो होते हैं। तो इसमें क्या कराएंगे? जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते जाएंगे तो उसकी वो हम क्या होगा? अपना मैग्नेटाइज होता चले जाएगा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसकी इंक्रीज होगी। तो क्या होता है? जैसे जैसे हम उसको मैग्नेटाइज फील्ड देंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी हमारी इंक्रीज होगी। तो कैसे होगा? ऐसे एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये पॉइंट ए ऐसे आएगा, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारी इंक्रीज होती जा रही है। एक पॉइंट हमारा ऐसा आएगा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसकी सैचुरेट हो जाएगी। हम मतलब उसको कितनी भी और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देते रहे, हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सैचुरेट हो जाएगी, उससे ज्यादा वो इंक्रीज नहीं होगी। तो जो यहाँ पे जाके क्या होगा? ये सैचुरेट हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट आ जाएगा। हम मैग्नेटिक फील्ड कितनी भी अप्लाई करते जाए, जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये
ये कह रहे होगी सिर्फ इतनी ही रहेगी हमारी, ये इंक्रीज नहीं होगी। ये क्या आ जाता है हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। ये ओ ए तक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम पॉइंट ए पे क्या होगा, हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सैचुरेट हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया हमारा सैचुरेशन पॉइंट हो गया। सैचुरेशन पॉइंट। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड दी है उसको हम कम कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को कम करते जा रहे हैं, तो हमारी क्या होना चाहिए, होना तो क्या चाहिए हमारे, इसको हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारी इंक्रीज हुई। अगर हम इसको कम करते जाए वापस उसी वैल्यू पे लेके आए 0 पे, तो क्या होना चाहिए, यही पाथ फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता। क्या होता है इसमें, जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेंगे हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो गया, अलोंग पाथ ए बी आएगी। आना क्या था, ए ओ पाथ आनी चाहिए थी हमारी, लेकिन आए क्या, वो ए बी पाथ से आई है। तो मतलब क्या होगा, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने दी है, वो तो उसकी वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू अब भी कुछ ना कुछ है। क्या ये बी ओ जो ये वैल्यू है, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जब भी हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने 0 कर दी, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू अब भी कुछ ना कुछ है, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, रिटेंटिविटी। ये क्या होती है हमारी रिटेंटिविटी। तो यहाँ पे जो बीओ है, बीओ है वो क्या है, रिटेंटिविटी बोलेंगे इसको, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड हमारी 0 हो और फिर भी हमारे सब्सटेंस में कुछ ना कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट होगी, उस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी बोलेंगे। तो हमारे सब्सटेंस की जो बीओ वैल्यू है, ये क्या होगी, उसकी रिटेंटिविटी होगी। अब हमें क्या करना, हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देखेंगे कि हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कब 0 होगी। तो उसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे, वही करना पड़ेगा, इसको 0 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो उसमें क्या होगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो हमारी ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट हमारा सी हो गया। तो इस पॉइंट पे क्या हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो हमारी 0 हो गई, लेकिन जो हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो क्या है, उसकी अब भी कुछ ना कुछ हमारी क्या है, डीमैग्नेटाइज फील्ड भी बोल सकते हैं इसको। या जो नेगेटिव डायरेक्शन में हमने जब मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई किया, तब हमारी क्या हुई है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 हुई है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, जो हमारी ये वैल्यू है सीओ, इसको बोलते हैं हम कोरेसिविटी। क्या होती है हमारी, कोरेसिविटी होती है। कोरेसिविटी क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में जो वैल्यू होगी जब हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 है, उसको हम क्या बोले, कोरेसिविटी। क्या हमारी कोरेसिविटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू 0, जो तब क्या हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू 0 है, लेकिन हमारे जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू होगी, ये नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू होगी हमारी एच की, तो ये वैल्यू क्या होगी, हमारी कोरेसिविटी बोलेंगे हम इसको। तो जो सीओ वैल्यू देगा वो क्या देगा, हमारी कोरेसिविटी देखा। तो इसी तरह हम साइकिल को, हमारी साइकिल कंप्लीट होगी कैसे, आगे क्या करेंगे हम, जो हमारी ये वैल्यू है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हम नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना स्टार्ट करें। नेगेटिव डायरेक्शन में दे रहे थे तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही हम इसको देते चलेंगे, हम ज्यादा ज्यादा देंगे। तो क्या आएगा, इस पे भी एक पॉइंट, क्या आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे भी ऐसा आएगा कि हमारी दोबारा से जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी हमारी। तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा हमारा, ये इसको भी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करे, तो ये भी हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो क्या होगा, यहाँ पे भी जैसे पॉजिटिव में एक पॉइंट आया था, यहाँ पे भी एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। जब क्या कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं,
पहले तो हमने क्या किया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए उसको नेगेटिव डायरेक्शन में किया था। अब हम उसको और नेगेटिव डायरेक्शन में करके देखते कि हम और उसको ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन करेंगे तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या होता है, हम उसको इंक्रीज करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या फिर से एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये सैचुरेट हो जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये क्या आएगा, इसका सैचुरेशन पॉइंट आएगा वापस से। अब क्या करेंगे, हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड है उसको नेगेटिव डायरेक्शन में कितना भी इंक्रीज कर लो, हमारी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू हमारी यही सेम रहेगी, सैचुरेट रहेगी। अब हमें क्या करना है, हम इसको अब इससे ज्यादा हम नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कितना भी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर लो हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में हम अपना मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज करना, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या करेगा, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो उस टाइम पे फिर से क्या होगा, हमारा जो ये है हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो जीरो हो गई, लेकिन फिर से हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी फिर से कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या करें, हम फिर से हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो आ जाए। तो हमारी ये यहाँ पे क्या आएगी, हमारी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, हमारी मतलब यही हमारी कोरेसिविटी होगी कि हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो जीरो हो गई, लेकिन अब भी हमारी क्या है, कब जीरो हुई है वो, जब हमारी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ऐसे ही हमारी क्या होगी, इसको वापस से हम मैग्नेटिक फील्ड देना स्टार्ट करेंगे और ये क्या आएगा, हमारा पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। जो हमारी ये पूरी साइकिल है क्या, ए बी सी डी ई, ये पॉइंट है और ए, ये जो पूरी साइकिल है ये इसको क्या बोलते हैं, हम हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। ये हमारा बताता है कि हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे मैग्नेटाइज होता है, कैसे डीमैग्नेटाइज होता है, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और अप्लाइड फील्ड में क्या रिलेशन है वो आया है हमारा। तो ये क्या है पूरा हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, हिस्टेरेसिस लूप। क्या ये हमारे हिस्टेरेसिस लूप। तो जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उसको मैग्नेटाइज करते हैं, डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो वो हमारा इस तरह से ग्राफ शो करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। ये रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी आपको क्लियर है कि रिटेंटिविटी क्या होती है, हमारी रिटेंटिविटी क्या होती है, हमने जब मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू तो जीरो हो गई, लेकिन फिर भी हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ वैल्यू है वहां की, तो उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, हम रिटेंटिविटी बोलेंगे। और कोरेसिविटी क्या होती है, जब हमने हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो जीरो हो गई, लेकिन जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ वैल्यू है, उसको क्या बोलेंगे, हम कोरेसिविटी बोलेंगे। तो ये था हमारा हिस्टेरेसिस लूप, था कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हिस्टेरेसिस लूप हमारा कैसे शो करता है। तो अब हम इसका कंपेरिजन, ये तो हमारा हिस्टेरेसिस लूप पढ़ लिया, अब हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब हम देखेंगे हिस्टेरेसिस लूप का कंपैरिजन करेंगे। हम कोई भी दो मटेरियल लेंगे और उन दो मटेरियल की हिस्टेरेसिस लूप का कंपैरिजन करके देखेंगे, क्योंकि ये सब मटेरियल की सेम नहीं होती, हर मटेरियल की हिस्टेरेसिस लूप डिफरेंट होगी। किसी का एरिया कम होगा, जो ये पूरा लूप था इसका जो एरिया कवर था ये किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, तो हर मटेरियल की हिस्टेरेसिस लूप अलग होगी, सेम नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा कंपैरिजन करेंगे, दो हम मैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे, स्टील और सॉफ्ट आयरन, उनकी हम हिस्टेरेसिस लूप का कंपैरिजन करके देखेंगे। हमने बताया कि अभी जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, सब मैग्नेटिक, हर मैग्नेटिक मटेरियल्स की हिस्टेरेसिस लूप अलग अलग होगी, मतलब कि जो उसका एरिया इनक्लोज्ड है वो सबका अलग अलग होता है। तो हम दो सब्सटेंस ले लेते हैं अपने, स्टील और सॉफ्ट आयरन, ये मोस्टली यूज सब्सटेंसेज हमारे, तो इन दोनों को ही लेके चलते हैं और देखते हैं इनके हमारे हिस्टेरेसिस लूप किस टाइप की आती है। तो हम जब हिस्टेरेसिस लूप ड्रॉ करेंगे, हिस्टेरेसिस लूप किस किस में ड्रॉ होती है, हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और अप्लाइड फील्ड में। ये ओरिजिन हो गया। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और यहाँ पे क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हम पहले क्या करते हैं, स्टील की अप्लाई करते, स्टील की ड्रॉ करते कि हमारे स्टील की हिस्टेरेसिस लूप क्या आती है। तो हमारे स्टील की जो हिस्टेरेसिस लूप आती है वो इस टाइप की आती है। ये हमारी किसकी होगी, स्टील की होगी।
अब किसकी, सॉफ्ट आयरन की देखते हैं। जो सॉफ्ट आयरन की होती है हमारी, वो कुछ इस टाइप की होती है हमारी। ये किसकी होगी हमारी, सॉफ्ट आयरन की होगी, सॉरी। तो ये दो मटेरियल हमने, स्टील और सॉफ्ट आयरन, तो उनकी हमने हिस्टैरिसीस लूप ड्रॉ की है। तो क्या ये हमारी सॉफ्ट आयरन की है, स्टील की। तो हम यहाँ से देखें तो हमारा स्टील की क्या है हमारी, ये वाला है, और सॉफ्ट आयरन का ही हमारा ये। तो यहाँ से क्या दिख रहा है मैंने, जो स्टील का, ये थोड़े बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्या है हमारा जो स्टील की हिस्टैरिसीस लूप होगी उसका एरिया ज्यादा होता है हमारा, और जो हमारी सॉफ्ट आयरन की हिस्टैरिसीस लूप होगी उसका एरिया कम होता है। क्या होता है हमारा, जो स्टील होगा, कौन कौन से लिए हमने, स्टील और सॉफ्ट आयरन। तो स्टील होगा, एरिया होगा वो क्या होगा हमारा, इसका ज्यादा होगा इसके एरिया से। एरिया ऑफ सॉफ्ट आयरन है और एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ जो स्टील की हिस्टैरिसीस लूप का एरिया आएगा वो हमारा ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू हमारा सॉफ्ट आयरन के हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया होता है। तो अब हम ये एरिया देख लिया हमने। आप देखते हैं, हम देखो यहाँ पे, देखो इन दोनों की हिस्टैरिसीस लूप ड्रॉ कर रखी है। तो जो स्टील की रिटेंटिविटी है, रिटेंटिविटी वो क्या है, स्टील की रिटेंटिविटी की वैल्यू ये है, और जो सॉफ्ट आयरन है उसकी रिटेंटिविटी है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, जो स्टील की रिटेंटिविटी कम है एज कंपेयर टू हमारे सॉफ्ट आयरन की जो रिटेंटिविटी है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, जो रिटेंटिविटी किसकी, स्टील की रिटेंटिविटी, और इसमें देखें स्टील की रिटेंटिविटी क्या हमारी कम है एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन की हमारी जो रिटेंटिविटी है। देख क्या है, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा है और स्टील की रिटेंटिविटी हमारी कम है। अगला इसको क्या देख, कोरेसिविटी देखे तो हमारे स्टील की कोरेसिविटी की वैल्यू ये है, और जो हमारे सॉफ्ट आयरन उसकी कोरेसिविटी की वैल्यू ये। तो यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट आयरन की कोरेसिविटी कम है एज कंपेरिजन टू स्टील, स्टील की कोरेसिविटी ज्यादा है और सॉफ्ट आयरन की कोरेसिविटी कम है। देखो क्या है हमारा, स्टील का जो एरिया इनक्लोज्ड है वो क्या हमारा ज्यादा है और सॉफ्ट आयरन का कम है। स्टील का एरिया ज्यादा है और क्या है, स्टील की रिटेंटिविटी देखे तो स्टील की रिटेंटिविटी कम है और उसकी कोरेसिविटी ज्यादा है। एरिया भी ज्यादा है, कोरेसिविटी भी ज्यादा है, लेकिन रिटेंटिविटी है वो क्या है, कम है स्टील की एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। तो जो हम ये कंपेयर करते हैं ना, इनका, इन जो सब्सटेंस हमारे स्टील सॉफ्ट आयरन क्या करते हैं, इनका इन बेसिस पे जो इसकी रिटेंटिविटी क्या है, कोरेसिविटी क्या है, एरिया इनक्लोज्ड क्या है, इनके बेस पे हम इनको अलग अलग जगह, इनकी जो एप्लीकेशंस है वो देखेंगे हम कि अलग अलग जगह हम इनको यूज करते हैं इनके बेसिस पे। तो हम उनका हिस्टैरिसीस लूप का देखते हैं कि हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके हमने हिस्टैरिसीस लूप ड्रॉ किए। तो उसके हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो हमने उनकी हिस्टैरिसीस लूप ड्रॉ की थी उसके बेसिस पे ही हम इनका यूज करेंगे कि उनकी रिटेंटिव किस मेटेरियल की रिटेंटिविटी ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी एयर लूप ज्यादा है, किसकी कोरेसिविटी कम है, ज्यादा है। तो उनके बेस पे ही हम इनको यूज करते हैं कि हमें कहाँ कौन सा मेटेरियल चाहिए, तब हम उनकी रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी और एरिया लूप देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको हम यूज करते हैं एज ए परमानेंट मैग्नेट के रूप में। क्या करते हैं हम, परमानेंट मैग्नेट के रूप में यूज करते हैं हमारे। तो जो परमानेंट मैग्नेट होंगे उनमें हम जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कौन से हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एज ए परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। तो जो परमानेंट मैग्नेट चाहिए उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो जो हमारा मटेरियल है उसकी हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज्यादा होना चाहिए, उसकी रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए और कोरेसिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो अभी हमने क्या कहता है, सॉफ्ट आयरन और स्टील का ही देखते हैं कि सॉफ्ट आयरन या स्टील में से हमें कौन सा जो मटेरियल है वो सही रहेगा हमारा एज ए परमानेंट मैग्नेट के लिए। तो एज ए परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या चाहिए, हमें एरिया लूप ज्यादा चाहिए। तो एरिया लूप सॉफ्ट आयरन और स्टील में से किसका ज्यादा था, स्टील का एरिया लूप ज्यादा था। रिटेंटिविटी हमें कम चाहिए, तो दोनों का कंपेयर करें तो रिटेंटिविटी क्या कम नहीं चाहिए, मतलब कि हमें क्या चाहिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए
एरिया लूप भी ज्यादा चाहिए, रिटेंटिविटी भी ज्यादा चाहिए और कोरेसिविटी भी ज्यादा चाहिए। परमानेंट मैग्नेट के लिए हमें तीनों चीज ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। हम सॉफ्ट आयरन और स्टील का देखते हैं तो एरिया लूप स्टील का ज्यादा है, कोरेसिविटी भी स्टील की हमारी ज्यादा है। रिटेंटिविटी का देखें, रिटेंटिविटी एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन तो हमारी कम है, लेकिन उसकी रिटेंटिविटी फिर भी हमारी कुछ वैल्यू ज्यादा ही है, उसकी बिल्कुल कम तो वैल्यू नहीं है। क्या था हमारा, कुछ इस तरह हमारी हिस्टैरिसीस लूप देखो, ये सॉफ्ट आयरन की थी, सॉरी स्टील की थी, और सॉफ्ट आयरन की हमारी ये हिस्टैरिसीस लूप है। तो क्या इसका एरिया भी ज्यादा हो गया हमारा स्टील का, और एक इसकी हमारी सॉफ्ट आयरन की। तो स्टील का एरिया भी ज्यादा है, कोरेसिविटी भी ज्यादा है, ये तो हमें परमानेंट मैग्नेट के लिए ठीक है। अब चाहिए रिटेंटिविटी भी ज्यादा चाहिए। रिटेंटिविटी एज कंपेरिजन टू सॉफ्ट आयरन तो कम है, लेकिन वैसे तो उसकी फाइनाइट वैल्यू ज्यादा ही हमारी। तो जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें हम स्टील का यूज करते हैं, जो स्टील है वो एज ए परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एरिया लूप है, रिटेंटिविटी है एंड कोरेसिविटी, इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए हमारी। तो स्टील हमारी ये सारी प्रिफर कर रहे हैं, तो इसलिए हम परमानेंट मैग्नेट में हम स्टील का यूज करते हैं। अगला हमारा होता है, ये हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही है। अगला है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमारे सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं क्या, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होते हैं जैसे हम फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, हमारे वजन जो हमारी हेवी मशीन है उनको उठाने के लिए, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। ये किस टाइप के होने चाहिए हमारे, मतलब हमें जब करंट पास करे तो मैग्नेटाइज हो जाए, जैसे ही हम करंट का फ्लो रोक दे हमारी ये डीमैग्नेटाइज हो जाए। मतलब कि जैसे ही हम इसको हम चाहें कि हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करे तभी हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे ही हम इसको नहीं चाहिए कि मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करे, ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो करंट इलेक्ट्रो हो गया, तो इलेक्ट्रो मतलब करंट होगा। हम जैसे उसमें से करंट पास करेंगे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए, और जैसे ही हम उसको करंट का फ्लो रोकेंगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करे। तो ऐसे मटेरियल्स लेंगे हम जिसमें से करंट पास करे तो ही वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, तो उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो कंडीशन है वो है, जो हमारा मटेरियल ले रहे उसके हिस्टैरिसीस लूप का एरिया कम होना चाहिए, उसकी कोरेसिविटी भी कम होनी चाहिए और रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है इसकी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें क्या होनी चाहिए, हमारी एरिया लूप है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कोरेसिविटी क्या है हमारी उसकी, वो भी कम होनी चाहिए। पर इसकी जो रिटेंटिविटी है वो क्या होनी चाहिए, हमारी ज्यादा होनी चाहिए एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो हमारा क्या स्टील और सॉफ्ट आयरन में से देखते हैं तो क्या होता है, इसका स्टील का हिस्टैरिसीस लूप का जो सॉफ्ट आयरन का जो हिस्टैरिसीस लूप है उसका क्या हमारा एरिया लूप भी कम है, कोरेसिविटी भी कम और रिटेंटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम कौन सा प्रीफर करते हैं, सॉफ्ट आयरन को प्रीफर करते हैं एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसकी थर्ड एप्लीकेशन हमारे जो ट्रांसफॉर्मर है ना वहां पे भी यूज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर उसमें क्या होता है, हमारा एक हम कोर लेते हैं, उसके ऊपर हम कोइल्स को वाउंड करते हैं, उसके ऊपर कोइल्स को लपेटते हैं। तो हमें वो कौन सा मटेरियल चाहिए कि जिसकी क्या होगा, उसमें से करंट पास करेंगे तो जो हमारा अंदर मटेरियल लेगा वो क्या होगा, हीट हो जाएगा, तो उसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। तो उसके लिए कौन सा मैग्नेट चाहिए, सॉरी कौन सा मटेरियल ले ताकि उसमें एनर्जी लॉस कम हो। तो ट्रांसफॉर्मर में भी हमें कोयल को लपेटने के लिए सॉफ्ट आयरन मटेरियल लेते हैं, ताकि सॉफ्ट आयरन का क्या करंट पास करते तभी वो मैग्नेटाइज होता है, करंट का फ्लो रोक देते हैं तो क्या होता है वो उसमें से मैग्नेटाइज वो नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, उसका एनर्जी लॉस जो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है वो कम होता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर में भी हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। तो ये था हमारा हिस्टैरिसीस लूप के बारे में था। वो क्या है हमारा कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे हिस्टैरिसीस लूप शो करते हैं, और हमने कंपैरिजन दो मटेरियल लेके उनको कंपैरिजन भी किया हिस्टैरिसीस लूप का, दोनों मटेरियल के हिस्टैरिसीस लूप देखे, उनका कंपैरिजन किया, उनके एप्लीकेशंस देखी हमने। कुछ की एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, मतलब कि हम उसकी जो रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी और एरिया लूप है ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो हम कोरेसिविटी, रिटेंटिविटी और एयर लूप को देख के हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। आप वहां से अपने नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।